नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं चली थी, इसलिए हम आज की क्लास में 2 दिनों के करंट अफेयर को यानी कि 27 और 28 अगस्त के करंट अफेयर को एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे और साथ ही साथ संडे के दिन आप लोगों ने अपने जो कुछ भी शॉर्ट नोट्स बनाया होगा करंट अफेयर का, उसको आप लोगों ने रिवीजन किया होगा और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अदर सब्जेक्ट का भी आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अभी हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 जो है वो जारी किया गया है, जिसमें देखा जाए किस शहर की जो वायु है वो सबसे स्वच्छ है, इस रैंकिंग में स्थान हासिल किया है किस शहर ने। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर जो है वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है शहरों के मामले में। ठीक है, किसने दोस्तों? इंदौर ने, ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में देखा जाए जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें 200 अंकों में से 187 अंक हासिल किया है किससे दोस्तों? इंदौर। और इतने रैंकिंग हासिल करने के साथ इंदौर जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में। ये जो श्रेणी, इसमें देखा जाए किस श्रेणी के तहत दिया गया, तो इंदौर को देखा जाए, यहाँ पे इंदौर है दोस्तों, सही कर लीजिएगा, इंदौर नहीं है। इंदौर जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्थान पे रहा है। ठीक है, 10 लाख की। इंदौर का अगर हम QI देखें तो कितना है दोस्तों? तो माफ करिएगा, जो AQI जो तो यहाँ पे कितना है? 84%। ठीक है, और वही बात के दूसरे स्थान पे कितना है दोस्तों? दूसरे स्थान पे कौन सा शहर है? तो ये ध्यान रखिएगा, आगरा। उत्तर प्रदेश का आगरा है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का आगरा और मध्य प्रदेश का थाने जो है, तो यहाँ पे देखा जाए उत्तर प्रदेश के आगरा को 186 अंक मिले हैं, और वही बात करें तो थाने को 185.2 अंक मिले, और इसके साथ ही आगरा दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे थाने है। ठीक है, अगर हम 10 लाख श्रेणी में ग्वालियर का स्थान देखें तो 117 अंक के साथ कितने पे है? 143वें स्थान पे। भोपाल देखा जाए तो 181 अंक के साथ 5वें, और 172 अंक के साथ 7वें स्थान पे कौन है दोस्तों? भोपाल है। और 3 से 10 लाख के शहरों वाले श्रेणी में देखा जाए तो उज्जैन जो है वो 182 अंक उसको मिले हैं, और सागर को 170.7 अंक मिले हैं। इससे 5वें और 9वें स्थान पे देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे है? जो स्वच्छ सर्वेक्षण, जो वायु सर्वेक्षण रैंकिंग है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान इंपॉर्टेंट है। पहले शीर्ष स्थान पे इंदौर है, दूसरे में उत्तर प्रदेश का आगरा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और तीसरे स्थान पे थाने है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा कोल्डीहा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखा जाए, पहली बात हम बात करेंगे कि ये क्यों चर्चा में था कोल्डीहा वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये किस राज्य में स्थित है। प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, उड़ीसा है, राजस्थान है, गोवा है, कर्नाटक है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी है, माफ करिएगा, ए है, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा में कोल्डीहा स्थित है। तो ये अभी हम इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, अच्छा कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, भी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाए गए, कौन बनाए गए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बाकी NGT की बात करें तो इसने जो उड़ीसा का कोल्डीहा वन्यजीव अभ्यारण्य है, वहां पे जो है अनधिकृत जो खनन चल रहा था उसको संबोधित करने के लिए हस्तक्षेप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें एक कोल्डीहा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में अनाधिकृत खनन की शिकायत उठाई गई थी। ठीक है, जिस कारण से ये जो है कोल्डीहा वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में आ गया है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य भी दोस्तों कहाँ पे है? उड़ीसा में ही है। हड़गड़ कोल्डीहा संरक्षण रिजर्व, विशेष रूप से देखा जाए तो सुखुआपाटा, ठीक है, सुखुआपाटा आरक्षित वन, जो आरक्षित वन क्षेत्र के पास 97 रेत खनन स्थल जो है पट्टे पर दिए गए हैं। ठीक है, इन खनन गतिविधियों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का क्या किया गया? उल्लंघन किया गया। जो वन संरक्षण अधिनियम है दोस्तों 1990,
उसका उल्लंघन किया गया है और पारिस्थितिकी तंत्र और वन जीव को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिस कारण से जो है ये संज्ञान में लिया गया है किसके दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, कोल्डिहा वन जीव अभ्यारण्य को। ठीक है, तो किसके द्वारा, एनजीटी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ठीक है, कौन सा फैसला, तो यहाँ पे केस था विनय, ठीक है, कुमार देलई और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य के संदर्भ में दिया गया था, जिसमें संकेत दिया था कि खनन केवल, देखिए, खनन केवल किन क्षेत्रों में किया जा सकता है, ये बात इसमें कही गई थी इस केस में, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के, कि खनन केवल एक व्यापक वन्यजीव प्रबंधन योजना को लागू करने और पारंपरिक हाथी गलियारे के संरक्षण के बाद ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस कारण से एक तरीके से ये उल्लंघन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो है जो कोल्डिहा वन्यजीव अभ्यारण्य ये चर्चा में आ गया। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोल्डिहा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये उड़ीसा का जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उसी के निकट में स्थित है, उत्तर पूर्वी उड़ीसा में। और ये कितने वर्ग में फैला हुआ है, तो 272.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये पूर्वी हाईलैंड के नम पर्णपाती वन के क्षेत्र का हिस्सा है। सुखुपाड़ा और नाटा, ठीक है, सुखुपाड़ा और नाटो पहाड़ी श्रृंखला के माध्यम से ये सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ है। इसमें मिश्रित पर्णपाती वनों के साल वृक्षों का प्रभुत्व है। इसमें कौन कौन से जो है जीव जंतु पाए जाते हैं, तो बाघ है, तेंदुआ है, हाथी, गौर, सांभर, विशाल गिलहरियां, ठीक है, पहाड़ी मैना, मोर, हॉर्नबिल प्रवासी पक्षी और सरीसृप जो है वो शामिल है, इस कोल्डिहा वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप लोग ये देखें कि उड़ीसा में और कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य व राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग अच्छे से उनके बारे में रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार से संबंधित है कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। तो अभी हाल ही में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, देखिए, मिमी है, गंगूबाई काठियावाड़ी है, पुष्पा द राइज है, रॉकेट द नंबी इफेक्ट है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है दोस्तों डी, रॉकेट। ठीक है, जो रॉकेट मूवी है उसको। तो अभी हाल ही में बात करें दोस्तों, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और ये घोषणा नई दिल्ली में किया गया है। तो नई दिल्ली में जब जो पुरस्कारों की घोषणा करते हुए जो फीचर फिल्म ज्यूरी के अध्यक्ष हैं केतन मेहता, उन्होंने ये बताया कि आर माधवन जो निर्देशित फिल्म है, आर माधवन के द्वारा एक फिल्म निर्देशित की गई जिसका नाम है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, उस फिल्म को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। किसमें दोस्तों, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। ठीक है, इस फिल्म को जो निर्देशित किया गया आर माधवन, इसमें जो है आर माधवन ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका भी निभाई है इस फिल्म में। वही बात करें अल्लू अर्जुन की, जो पुष्पा द राइज फिल्म है उसके लिए अल्लू अर्जुन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए चुना गया। किसको, अल्लू अर्जुन को। वही आलिया भट्ट को देखा जाए तो गंगूबाई काठियावाड़ और कीर्ति मेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिल रहा है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिल रहा है, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। वहीं बात करें पल्लवी जोशी को, जो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का, और साथ ही साथ पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो है पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई है। स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली जो सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार किसे मिलेगा दोस्तों, RRR को। ठीक है, RRR ने जीता है। वहीं विवेक अग्निहोत्री की जो निर्देशित फिल्म है कश्मीर फाइल, उसको राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नरगिस दत्त पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें किसे जो है, किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, किस अभिनेता को, किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ का पुरस्कार दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, सहायक अभिनेता अभिनेत्री का, और साथ ही साथ नरगिस दत्त पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को दिया गया, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शहर की मेजबानी में 7वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। तो किस शहर की मेजबानी में दोस्तों किया जाएगा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों रांची। ठीक है, तो झारखंड की जो राजधानी है रांची दोस्तों, उसमें महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा दोस्तों। कौन करेगा, रांची कर रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आयोजन किया जा रहा है ये हॉकी इंडिया और झारखंड सरकार के संयुक्त उद्यम के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट है, ये पहली बार जो है ये भारत में आयोजित किया जा रहा है। और भारत में भी कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित किया जा रहा है। और इसका जो आयोजन होगा दोस्तों वो 27 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 5 नवंबर तक रांची में आयोजित किया जाएगा।
इसमें कौन कौन से इस टूर्नामेंट में देश भाग लेंगे? सबसे पहली बात जो पिछली वर्ष जो चैंपियन रहा था, जो पिछली बार, जैसे जापान भाग ले रहा, उप विजेता दक्षिण कोरिया भाग लेंगे, चीन, मलेशिया, थाईलैंड जो है इसके खिलाड़ी भाग लेंगे, इन देशों के खिलाड़ी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7वां संस्करण है किसका दोस्तों? महिलाओं के लिए एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है, 7वां संस्करण। 6वें संस्करण का विजेता कौन था दोस्तों? जापान था, जो कि इसमें टूर्नामेंट में वो भी भाग ले रहा है, ठीक है। तो ये पहली बार भारत में आयोजित किया जा रहा है ये टूर्नामेंट, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के 31,000 सरकारी स्कूलों में नाश्ता योजना शुरू की गई है? तो नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों तमिलनाडु सरकार के द्वारा, ठीक है। तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा देखा जाए 25 अगस्त को 31,000 स्कूलों में, ठीक है, स्कूलों में नाश्ता योजना जो है वो शुरू की गई है। जो राज्य यानी कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है दोस्तों एम.के. स्टालिन, उन्होंने जो जिला है तमिलनाडु का नागपट्टिनम जिले के थिरुक्वलाई में एक पंचायत स्कूल में इस योजना का उद्घाटन उन्होंने किया है। इस योजना के तहत देखा जाए जो कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ने वाले जो 17 लाख से अधिक जो विद्यार्थी उनको लाभ मिलेगा। और यहाँ पे जो उद्घाटन किया गया राज्य के मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों ने भी सभी जिलों में इस योजना का उद्घाटन किया है। योजना के अंतर्गत जो है, योजना की जो शुरुआत में देखा जाए 1545 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 1 लाख से अधिक छात्रों को नाश्ता प्रदान करने के लिए शुरू की गई, लेकिन अब इसे सभी राज्य सरकारी स्कूलों में बढ़ा दिया गया है। तमिलनाडु में देखा जाए जो मध्याह्न भोजन योजना है, ठीक है, वो कब लागू की गई थी? 1956 में लागू किया गया था। इस योजना का देखा जाए उद्देश्य क्या था? जो सरकारी स्कूल है उन बच्चों का नामांकन बढ़ाना था, ठीक है, जिससे कि उन बच्चे जो है एनरोल हो सके। और इसका परिणाम भी ये रहा है कि 2022 में जो नाश्ता योजना का जो पहला चरण शुरू हुआ था, उसके बाद जो बच्चों का स्कूलों में जो एनरोलमेंट है यानी कि नामांकन है, उसमें 40% का सुधार भी देखने को मिला था। सभी स्कूलों में प्रत्येक दिन जो है नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के तहत, और मेन्यू में 13 खाद्य पदार्थ जो है वो शामिल किए गए हैं, ठीक है। ये चीजें हम चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चूंकि तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन योजना जो शुरू की गई थी 1956, आप बताइए मिड डे मील योजना जो है राष्ट्रीय स्तर पर मिड डे मील जो योजना है इसे कब शुरू किया गया था और इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया, और किस वर्ष जो है इसका नाम परिवर्तन किया गया और नया नाम क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है मिड डे मील योजना के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस देश ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है? किस देश ने किया है दोस्तों? ठीक है, मुहाजिर 10 ड्रोन का जो है उद्घाटन ये किया है ईरान ने, ठीक है। तो ईरान ने देखा जाए मुहाजिर 10 जो है ड्रोन का उद्घाटन किया, और अगर हम इसके क्षमता की बात करें तो इजराइल तक वार करने में सक्षम है ये ईरान का जो मुहाजिर 10 ड्रोन है। ये ड्रोन की अगर विशेषताओं की बात करें तो 24 घंटे तक लगातार जो है उड़ान भरने में सक्षम है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो इस ड्रोन की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर है और ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। मुहाजिर ड्रोन की बात करें तो अलग अलग हथियार और बम ले जा सकने में भी ये सक्षम है। ये देखा जाए 300 किलो का वॉरहेड ले जाने में और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। ईरान में ये ड्रोन जो है अमेरिका के MQ-9 ड्रोन की तरह है, ठीक है। और वही ये ड्रोन देखा जाए तो 7000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में भी सक्षम है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मुहाजिर 10 ड्रोन का जो विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, जिसका अभी हाल ही में जो है उद्घाटन किया गया ईरान के द्वारा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि 40 साल में किस देश की यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो किस देश की यात्रा भी हाल ही में इन्होंने किया है, किसके द्वारा किया गया? तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, प्रधानमंत्री जी 2 देशों की यात्रा पे थे। एक तो आपका जिसकी मेजबानी जो की जा रही है ब्रिक्स के, ठीक है, ब्रिक्स समूह सम्मेलन की जो मेजबानी किया किसने? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के बाद जो है प्रधानमंत्री जी ग्रीस की यात्रा पे गए, यूरोप के ग्रीस में, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी जो है यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो 40 साल में ग्रीस का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यानी कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वो पहले कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग गए, फिर वहां से वो ग्रीस पहुंचे। ग्रीस के प्रधानमंत्री जी जिनका नाम है, ठीक है, किरियाकोस, ठीक है, मित्सोताकिस, इन्होंने जो है प्रधानमंत्री जी को क्या किया था, आमंत्रित किया था। उनके आमंत्रण के बाद जो है वो ग्रीस गए और 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ग्रीस की पहली यात्रा है। इसके पहले देखा जाए दोस्तों तो 1963 में जो आखिरी उच्च स्तरीय जो यात्रा की गई थी वो जो तत्कालीन उस समय की प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में व्यापार और निवेश, शिपिंग, प्रवासन और रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारत के लिए अगर हम बात करें, यूरोप का प्रवेश द्वार बनने का लक्ष्य रखते हुए ग्रीस अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों के निजीकरण में भारत की मदद मांग सकता है। भारत और ग्रीस के बीच जो है सभ्यतागत संबंध है जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार, निवेश और लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से मजबूत हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। प्रधानमंत्री जी भी हाल ही में 2 देशों की यात्रा पे गए थे, जिसमें पहला तो था दक्षिण अफ्रीका जहाँ पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है, और फिर वही बात करें, फिर उसके बाद वो ग्रीस की यात्रा पे गए जहां पे वो इंदिरा गांधी जी के बाद जो है पहले प्रधानमंत्री बने जो ग्रीस की यात्रा पे गए इन 40 वर्षों के दौरान। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों की, किस बैंक ने मैरियट के साथ भारत का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो किस बैंक ने किया है दोस्तों? ये किया है डी यानी कि HDFC बैंक ने। तो दुनिया की सबसे बड़ी होटल श्रृंखलाओं में से एक मैरियट इंटरनेशनल ने HDFC बैंक के सहयोग से मैरियट बॉनवॉय HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड नाम से भारत का पहला सब ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो सब ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। किसके सहयोग से दोस्तों? तो मैरियट इंटरनेशनल, ठीक है, मैरियट बॉनवॉय के सहयोग से। कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो मैरियट इंटरनेशनल के लॉयल्टी प्रोग्राम, ठीक है, मैरियट बॉनवॉय का एक विशेष लाभ, पुरस्कार और निर्बाध पहुंच प्रदान करके कार्ड धारकों के यात्रा अनुभवों को बढ़ाना है। सब ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डिस्कवर ग्लोबल नेटवर्क के हिस्से, ठीक है, डायनर्स क्लब पर चलेगा। हम बात कर ले दोस्तों किसके बारे में? HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक के जो प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिधर जगदीशन है। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में, स्थापना 1994 में हुई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस तिथि को प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया? तो हाल ही में जो है नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किस तिथि को किया गया है? तो चलिए मैं आप लोग को हिंट करती हूँ। उस तिथि को जब चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की धरती पर जो है कदम रखा, उसी दिन को जो है नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया। तो उम्मीद है आप लोग का आंसर भी आने लगा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 23 अगस्त को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है कि हर साल जो है 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाएगा 23 अगस्त। क्यों दोस्तों? क्योंकि 23 अगस्त को ही जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया था, जिससे भारत जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश, ध्यान रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है पहला देश है दुनिया का, और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला भारत जो है वो चौथा देश है। इसके पहले देखा जाए तो अमेरिका, USA जो है, ठीक है, रूस और चीन जो है वो पहले ही, चीन जो है ये चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो है भारत पहला देश बन गया है। ठीक है, तो 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा दोस्तों? नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। वहीं दोस्तों हम बात करें कि जो प्रधानमंत्री जी ने इसी के साथ एक और भी वहां के जो वो वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो चंद्रयान 3 मिशन में, ठीक है, जो चंद्रमा पर जिस जगह पर विक्रम लैंडर उतरा है उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट, जहां पे जो विक्रम लैंडर है वो उतरा है। ठीक है, अच्छा, रोवर का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। और उन्होंने ये भी कहा कि स्पेस मिशन के, ठीक है, टचडाउन पॉइंट को नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा, इसीलिए भारत ने भी उसके नामकरण का फैसला किया। तो जहां पे जो है विक्रम लैंडर जो है उतरा है उसको क्या कहा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट कहा जाएगा। और जिस दिन उतरा है उस दिन को हम क्या कहेंगे? उस दिन को कौन से? तो स्पेस डे, ठीक है, नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। वो दिन कौन सा है दोस्तों? तो 23 अगस्त है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं अपने अगले और आज के लास्ट एमसीक्यू की कि हाल ही में चर्चा में रहा अमृत, ठीक है, मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था 2022 में। आइए देखते हैं क्यों चर्चा में था। तो हाल ही में देखा जाए जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसने विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, जल सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी मिशन अमृत सरोवर, ठीक है, इसके क्रियान्वयन की हुई प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान किया है। तो जल सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर जो है ये क्रियान्वयन किया गया था। कब किया गया था? 24 अप्रैल 2022 को किया गया था। बताइए 24 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। 24 अप्रैल को जो है स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर, ठीक है, भारत की आजादी के अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मिशन अमृत सरोवर जो है वो लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो जल संकट है उस समस्या को दूर करने के लिए भारत के जितने भी जिले हैं, ठीक है, तो भारत के जितने भी जिले हैं उनमें कम से कम 75 अमृत सरोवर का निर्माण या पुनरुद्धार करना है। और जल निकायों का लक्ष्य क्या है? स्थानीय स्तर पर जल स्थिरता को सुनिश्चित करना। इसमें देखा जाए 8 जो है केंद्रीय मंत्रालय और विभागों का जो मिशन के क्रियान्वयन में सक्रिय योगदान रहा है। कौन कौन से रहे? तो ग्रामीण विकास विभाग है, भूमि संसाधन विभाग है, पेयजल और स्वच्छता विभाग है, जल संसाधन विभाग, पंचायती राज मंत्रालय है, वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है वो शामिल है, ठीक है। यहाँ पे जो इस कार्यक्रम का जो है भागीदार कौन है? तकनीकी भागीदार कौन है? तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान जो है इस मिशन का तकनीकी भागीदार है। और इस संस्थान की बात करें तो इस संस्थान की स्थापना जो की गई थी वो 1860 के सोसाइटी पंजीकृत अधिनियम के तहत किया गया था। और ये एक स्वायत्त वैज्ञानिक सोसाइटी है। और ये किसके अंतर्गत ये कार्य करते हैं? तो ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और सूचना विज्ञान, ठीक है, भू सूचना विज्ञान संस्थान के भी बारे में ध्यान रखिएगा कि किसके तहत जो है इसको बनाया गया था, किस मंत्रालय के तहत आती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि हाल ही में CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? शालू जिंदल को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार ज्यूरी में शामिल होने वाली भारत की सबसे युवा सदस्य बनी कौन? राधिका मदान। केरल का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया। कहाँ पे? तिरुवनंतपुरम में, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। उत्तर प्रदेश सरकार वन टांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। कौन से जिले में? गोंडा में। स्मार्ट इमोबिलिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे किया गया? मनोज कोहली को किया गया। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए, ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।